हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th एनएलपी का रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट्स देखेंगे एंड देन पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट लेट्स सी व्हाट इज एनएलपी। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये एआई का वो डोमेन है और वी कैन से ये एआई का एक फील्ड है जिसमें हम मशीन्स को नेचुरल लैंग्वेज, जो ह्यूमन लैंग्वेज होती है, उसको अंडरस्टैंड करना, इंटरप्रेट करना एंड देन उस लैंग्वेज में रिस्पॉन्स करना सिखाते हैं। इफ यू सी इट्स एप्लीकेशन, हम एनएलपी को ऑटोमेटिक समराइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं, जो लॉन्ग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को एक शॉर्ट वर्जन में, एक समरी में कन्वर्ट कर सकता है। इफ यू सी सम एग्जांपल, गूगल सर्च इंजन, जब आप कुछ भी सर्च करते हो, कोई भी क्वेरी पुट अप करते हो सर्च इंजन में, तो गूगल सर्च इंजन सबसे पहले एआई ओवरव्यू देता है आपको, यानी इंटरनेट पे जितना भी डेटा अवेलेबल है आपकी क्वेरी से रिलेटेड, उस डेटा की एक समरी एज ए एआई ओवरव्यू आपको प्रोवाइड करता है, राइट। तो ये जो एआई ओवरव्यू आपको मिलता है, उसके पीछे ऑटोमेटिक समराइजेशन का यूज हुआ है, राइट। तो जितना भी टेक्सचुअल डाटा है उसको समराइज करके एआई ओवरव्यू आपको प्रोवाइड किया जाता है। इफ यू से वन मोर एग्जांपल, जब हम नेटफ्लिक्स पर मूवीज देखते हैं तो मूवीज के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है, उस डिस्क्रिप्शन को प्रोवाइड करने के लिए भी ऑटोमेटिक समराइजेशन टूल्स का यूज किया गया है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन के अंदर कोई समरी प्रोवाइड होती है उस मूवी की। इन द सेम वे टीवी शोज देखते हो, टीवी शोज के नीचे भी आपको समरी मिलती है कि इस एपिसोड में क्या होने वाला है। सो जो वो डिस्क्रिप्शन है, वो समरी है, वो ऑटोमेटिक समराइजेशन टूल्स यूज करके ही जनरेट की जाती है, राइट। तो ऑटोमेटिक समराइजेशन के थ्रू हम डिफरेंट ब्लॉग्स की समरी जनरेट कर सकते हैं, किसी न्यूज आर्टिकल की समरी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज सेंटिमेंटल एनालिसिस। इसके थ्रू जो टेक्स्ट में सेंटिमेंट्स हैं, इमोशनल टोन है, उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, राइट। सो इसके थ्रू आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि टेक्स्ट के अंदर पॉजिटिव इमोशंस छिपे हुए हैं या फिर नेगेटिव इमोशंस हैं, राइट, या फिर न्यूट्रल हैं। और जो एडवांस एनएलपी मॉडल्स हैं वो ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो टेक्स्ट है उसमें हैप्पी इमोशन है, सैड है, राइट, एंग्री है, राइट, या फ्रस्ट्रेटेड है। इस टाइप के इमोशंस भी फाइंड आउट किए जा सकते हैं। तो जितनी भी कंपनीज हैं लाइक अमेजोन, गूगल, एप्पल, ये सभी कंपनीज सेंटिमेंटल एनालिसिस का यूज करके कस्टमर्स के जो रिव्यूज हैं उनसे फाइंड आउट करती हैं कि कस्टमर्स क्या उनकी प्रोडक्ट से हैप्पी हैं, सैड हैं, राइट, वेदर दे आर सेटिस्फाइड और नॉट, राइट। नेक्स्ट इज टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। इसके थ्रू टेक्स्ट को डिफरेंट कैटेगरीज असाइन की जा सकती है। इन टूल्स को यूज करके फाइंड आउट किया जा सकता है कि जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है, वेदर दैट डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, वेदर इट इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स और वेदर इट इज रिलेटेड टू एजुकेशन, राइट। तो इस तरीके से टेक्स्ट को रीड करके उसकी एक कैटेगरी डिसाइड की जा सकती है कि वो किस पर्टिकुलर कैटेगरी से रिलेटेड है। तो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन को ईमेल्स में भी यूज किया जाता है, क्योंकि जो ईमेल रिसीव होता है उसको भी फर्स्ट देखा जाता है कि वो ईमेल के अंदर स्पैम है या वो मेन प्राइमरी ईमेल है, राइट। उसके अकॉर्डिंग उस मेल को कैटेगरी दी जाएगी एंड देन उस फोल्डर में उसको सेव किया जाएगा, राइट। सो वहां पर जो ये स्पैम फिल्टरिंग हो रही है, तो उसमें भी एक तरीके से जो ईमेल का टेक्स्ट है उसको रीड करके उसे कैटेगरी असाइन की जा रही है, वेदर दैट इज अंडर द स्पैम कैटेगरी और नॉट, राइट। नाउ नेक्स्ट इज वर्चुअल असिस्टेंट्स। तो जो गूगल असिस्टेंट, कोर्टेना, सीरी, अलेक्सा, ये सभी वॉइस असिस्टेंट्स हमारी कमांड्स पर वर्क करते हैं। तो ये हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके तब रिस्पॉन्स करते हैं, राइट। तो ये सभी एप्लीकेशंस नेचुरल लैंग्वेज मींस ह्यूमन लैंग्वेज को प्रोसेस कर रही हैं, इंटरप्रेट कर रही हैं एंड देन उसमें रिस्पॉन्स कर रही हैं। और अगर वो क्लासिफिकेशन टूल है तो उसको कैटेगरी असाइन कर रही है, अगर सेंटिमेंटल एनालिसिस टूल है तो वो उसके अंदर से सेंटिमेंट्स फाइंड आउट कर रही है, राइट। नाउ टू अंडरस्टैंड कि मशीन्स कैसे ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करती है एंड रिस्पॉन्स करती हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक सिनेरियो है जिसमें फाइंड आउट हुआ है कि बहुत सारे पीपल आजकल डिप्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड फील करते हैं ड्यू टू सम वर्क प्रेशर और सम एग्जाम प्रेशर और सम रिलेशनशिप इशू, राइट। एंड डिप्रेशन की वजह से these people take wrong decisions for their life, they get into something that is bad for their life, right। अगर ये स्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड पीपल अगर किसी साइकेट्रिस्ट को कॉल करें तो साइकेट्रिस्ट सीबीटी थेरेपी यूज करते हैं। ये एक टॉप थेरेपी है, जितने भी लोगों पर उन्होंने ये सीबीटी थेरेपी अप्लाई किया उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। और ये सीबीटी थेरेपी सबसे बेस्ट मेथड है लोगों को डिप्रेशन और स्ट्रेस से बाहर निकालने का, राइट। बट प्रॉब्लम इज दैट कि लोग साइकेट्रिस्ट को कॉन्टेक्ट नहीं करना चाहते, राइट।
वो हेजिटेट करते हैं किसी भी साइकियाट्रिस्ट और थेरेपिस्ट को कॉन्टेक्ट करने में। तो दिस इज द प्रॉब्लम। नाउ हाउ वुड वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? तो वी नो दैट अगर किसी भी प्रॉब्लम का हमें एआई सॉल्यूशन निकालना है, वी गो थ्रू दीज 5 स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट साइकिल। तो अगर हम फर्स्ट स्टेज देखें प्रॉब्लम स्कोपिंग, तो प्रॉब्लम स्कोपिंग में हम क्या करते हैं? पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं 4W कैनवास के थ्रू। तो अगर हम 4W कैनवास के थ्रू इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें, वी कैन सी who is facing this problem. The people who are suffering from the stress and depression, they are facing the problem. And what is the problem? Problem is that people are reluctant to consult to a psychiatrist. This is the problem, क्योंकि अगर वो psychiatrist को contact कर लेंगे, then they can apply CBT therapy और उनकी problem solve हो जाएगी, right? Now, where is this problem creating? कहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? तो ये उनके जो स्ट्रेसफुल पीरियड ऑफ लाइफ है, whether they are facing the problem while attempting an exam, or they are facing problem in their work life, or they are feeling stress in some relationship, right? Now, why this problem needs to be solved? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से क्या होगा? लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन से बाहर आ पाएंगे, वो अपनी लाइफ में कोई गलत डिसीजन नहीं लेंगे डिप्रेशन और स्ट्रेस की वजह से, राइट? और ये तब हो पाएगा जब वो अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस करेंगे, राइट? तो दिस इज द 4W कैनवास। नाउ अब हमें इस प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, राइट? समराइज करना है। इसमें हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट यूज करते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट में जो 4W कैनवास के थ्रू हमें आंसर्स मिले, उनको यहाँ इस टेम्पलेट में फिल करते हैं, राइट? तो यहाँ पर फिल करेंगे, और जब हम फिल कर देंगे, क्या आइडियल सॉल्यूशन हो सकता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का? तो इफ यू सी, मेन प्रॉब्लम क्या है कि लोग अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पा रहे हैं साइकियाट्रिस्ट को, राइट? तो हम अगर उनको ऐसा प्लेटफॉर्म दे दें कि वो फ्रीली शेयर कर पाए, उन्हें किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत ना हो, और जहां पर भी वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं वहां पर सीबीटी थेरेपी उनको दी जा सकती है। तो ऐसा सोल्यूशन क्या हो सकता है कि हम एक चैटबॉट तैयार कर सकते हैं, राइट? तो चैटबॉट से लोगों को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो घर बैठे किसी भी एनवायरनमेंट में अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं, और ये चैटबॉट उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करके उनको सीबीटी थेरेपी अप्लाई कर सकता है इफ दैट चैटबॉट फाइंड आउट दैट दे आर फीलिंग स्ट्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड, राइट? सो प्रॉब्लम स्कोपिंग स्टेज से हमें ये समझ में आया कि वी हैव टू क्रिएट अ चैटबॉट, राइट? Now before we go to the second stage, let's understand चैटबॉट कितने टाइप के होते हैं। तो एक स्क्रिप्ट बोर्ड होता है, एक स्मार्ट बोर्ड होता है। स्क्रिप्ट बोर्ड जो है प्री डिफाइंड रूल्स के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, यानी जब इनको बनाया जाता है तभी इसमें प्री डिफाइंड स्टेटमेंट्स फीड कर दी जाएंगी, और चैटबॉट इन्हीं स्टेटमेंट्स को एज ए रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा यूजर को, राइट? नाउ ये रिस्पॉन्स कैसे देगा? जब जो भी यूजर क्वेरी करेगा, उस क्वेरी में कुछ कीवर्ड्स फाइंड आउट करेगा। लेट्स से उसने स्ट्रेस या एंजाइटी जैसे कीवर्ड फाइंड आउट किए यूजर की क्वेरी में, राइट? तो जब भी इस टाइप के वर्ड यूज होंगे तो चैटबॉट के अंदर पहले से ही फिक्स्ड एक स्टेटमेंट है, वो वही रिस्पॉन्स करेगा। लेट्स से वो रिस्पॉन्स करता है कि टेक अ डीप ब्रीथ, राइट? तो ये जो स्टेटमेंट है फिक्स्ड है। अब जब भी कोई स्ट्रेस, एंजाइटी इस टाइप के वर्ड्स उसे मिले, तो हमेशा वो सेम फिक्स्ड स्टेटमेंट ही यूजर को रिस्पॉन्स में देगा, क्योंकि स्क्रिप्ट बोर्ड है, इसमें पहले से ही स्क्रिप्ट जब इस बोर्ड को बनाया जाता है तब वो फीड कर दी जाती है। नाउ ये चैटबॉट उसी स्क्रिप्ट के अराउंड वर्क करता है, राइट? और इन चैटबॉट को बनाना बहुत चीप होता है। इवन मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टूल्स अवेलेबल जिसके थ्रू आप फ्रीली इन चैटबॉट को बना सकते हो, राइट? और इजिली इंटीग्रेट हो जाते हैं आपके किसी भी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के साथ। एंड दे डजंट प्रोसेस द लैंग्वेज, यानी इसमें ऐसी कोई स्किल्स की जरूरत नहीं होती कि आप यूजर की लैंग्वेज को प्रोसेस करोगे, बिकॉज दे वर्क ऑन द प्री प्रोग्राम्ड कन्वर्सेशन। तो पहले से ही फीड है कन्वर्सेशन, वही रिस्पॉन्स से प्रोवाइड करते हैं, तो इस लैंग्वेज को प्रोसेस करने की स्किल्स जो है इतनी जरूरत नहीं होती है। एंड लिमिटेड फंक्शनैलिटी, तो इनकी फंक्शनैलिटी लिमिटेड होती है, ये सेम रिस्पॉन्स ही बार बार देते हैं, राइट? उनमें कुछ चेंज नहीं हो सकता है। एंड नेक्स्ट इज स्मार्ट बोर्ड। ये बोर्ड्स फ्लेक्सिबल होते हैं। इन बोर्ड्स को डेटा से ट्रेन किया जाता है, बहुत सारे टेक्स्ट से ट्रेन किया जाता है। इनको मशीन लर्निंग, एनएलपी इनके थ्रू प्रोसेस किया जाता है, इनके थ्रू ट्रेन किया जाता है, जिससे ये फ्लेक्सिबल होते हैं।
से अगर यूजर रिस्पॉन्स करता है कि टुमारो इज माई एग्जाम एंड आई एम फीलिंग आउट ऑफ ब्रेथ, राइट। नाउ इस केस में जो स्क्रिप्ट बोर्ड है दे कांट अंडरस्टैंड द यूजर कि यूजर क्या कहना चाह रहा है, बट जो स्मार्ट बोर्ड होते हैं दे कैन अंडरस्टैंड कि यूजर इज फीलिंग एंग्जियस, दैट्स व्हाई ही इज यूजिंग दिस स्टेटमेंट, राइट। तो इस केस में वो एंजाइटी और स्ट्रेस से रिलेटेड जो हेल्प है वो प्रोवाइड कर सकता है। तो स्मार्ट बोर्ड अडेप्टेबल होते हैं, टाइम के साथ अपने आप को लर्न करते हैं, राइट। ये फ्लेक्सिबल एंड पावरफुल होते हैं और ये बहुत सारे डेटा से इनको ट्रेन किया जाता है, और जितना ज्यादा इनको ट्रेन किया जाता है उतना ज्यादा ये स्मार्ट बनते चले जाते हैं, राइट। और इन स्मार्ट बोर्ड्स को ट्रेन करने के लिए कोडिंग रिक्वायर्ड होती है, एंड दे प्रोवाइड वाइड फंक्शनैलिटी लाइक गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, सीरी। ये सभी स्मार्ट बोर्ड्स हैं, ये हमसे कन्वर्सेशन तो कर ही सकते हैं, साथ में डिफरेंट टास्क भी परफॉर्म करते हैं। इफ वी से देम सेट द अलार्म, दे कैन सेट द अलार्म। इफ वी से देम मेक अ कॉल टू दैट पर्सन, वो कॉल भी कर सकते हैं, राइट। और ओपन सम एप्लीकेशंस, प्ले सम सॉन्ग, राइट। सो दे प्रोवाइड वाइड फंक्शनलिटी, बट जो स्क्रिप्ट बोर्ड होते हैं वो लिमिटेड फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं। जो कस्टमर केयर में जो चैटबॉट्स होते हैं, राइट, वो फिक्स्ड कन्वर्सेशन करते हैं, आप उनसे कितनी बार भी बात करो उनका रिस्पॉन्स हमेशा सेम ही रहता है, राइट। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ चैटबॉट। और ये जो टाइप्स ऑफ चैटबॉट है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 से लगातार हर साल 2 मार्क्स का क्वेश्चन चैटबॉट से आता ही आता है। So you should learn at least 4 points regarding these chatbots, right? Now we have understood हमें चैटबॉट क्रिएट करना है, राइट। अब कौन सा चैटबॉट क्रिएट करना है, स्मार्ट बोर्ड करना है, स्क्रिप्ट बोर्ड करना है, वो आपकी चॉइस है, बट इस प्रॉब्लम के लिए स्मार्ट बोर्ड क्रिएट करना बेटर रहेगा। नाउ वी हैव डिसाइडेड वी हैव टू क्रिएट अ चैटबॉट। नाउ सेकंड स्टेप होता है आपका डेटा एक्विजिशन, जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड डेटा इकट्ठा करते हैं। नाउ इस केस में हमारा जो डेटा होगा वो कन्वर्सेशनल डेटा होगा, राइट। तो जो थेरेपिस्ट और पेशेंट के बीच में कन्वर्सेशन होती है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, किस टाइप के आंसर्स दिए जाते हैं, राइट, वो सभी रिस्पॉन्सेस हमें रिकॉर्ड करने हैं। तो वो हम कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, या तो हम जो थेरेपिस्ट सेशन लेते हैं, राइट, साइकियाट्रिस्ट जब पेशेंट से इंटरेक्ट करते हैं उस टाइम पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट, किस टाइप की कन्वर्सेशन होती है, या इंटरनेट पे अगर इस टाइप की कन्वर्सेशन अवेलेबल है तो वहां से डेटा इकट्ठा कर सकते हो। 1-to-1 इंटरव्यू करके भी आप डाटा इकट्ठा कर सकते हो, या तो थेरेपिस्ट से 1-to-1 इंटरव्यू कर सकते हो, पेशेंट से भी 1-to-1 इंटरव्यू कर सकते हो, राइट। और सर्वे भी करा सकते हो, सर्वे से भी हम डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, राइट। अब हमारे पास डाटा इकट्ठा हो गया, सारा कन्वर्सेशनल डाटा है, और ये सारा कन्वर्सेशनल डाटा टेक्सचुअल डाटा है, राइट, टेक्स्ट की फॉर्म में, लैंग्वेज की फॉर्म में है। नाउ जो डाटा हमने इकट्ठा किया है, अब नेक्स्ट स्टेज डाटा एक्सप्लोरेशन स्टेज में हम उस डाटा के अंदर पैटर्न्स फाइंड आउट करते हैं, उस डाटा को एक्सप्लोर करते हैं। तो पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने के बाद मॉडलिंग स्टेज में हम उन्हीं पैटर्न्स को मशीन्स को सिखाते हैं। बट अभी जो हमारे पास डाटा इकट्ठा हुआ है दैट इज कन्वर्सेशनल डाटा, वो टेक्सचुअल डाटा है, ह्यूमन लैंग्वेज है। नाउ ह्यूमन लैंग्वेज में हम क्या पैटर्न्स फाइंड आउट कर सकते हैं जो हम मशीन्स को सिखा सकते हैं। अगर हम ह्यूमन लैंग्वेज की बात करें तो उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व होती हैं। इफ यू सी सम कॉम्प्लेक्सिटीज, फर्स्ट इज द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड मीनिंग। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स विच मीन्स जो हमारी लैंग्वेज है वो एक ऑर्डर में अरेंज है, उसका एक स्ट्रक्चर है, राइट, उसका एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, उसमें नाउन है, वर्ब्स हैं, एडवर्ब्स हैं, राइट, वो एक ऑर्डर में अरेंज होते हैं। दिस इज कॉल्ड सिंटैक्स, राइट। सिंटैक्स मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का। और इस सिंटैक्स में अगर हम थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो जो उसका मीनिंग होता है वो चेंज हो जाता है। इफ यू सी यहाँ पर आई सी द लाइट, नाउ इस सेंटेंस में देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ वर्ड सेम है, बस हमने एक कलर वर्ड ऐड कर दिया है, तो दोनों का मीनिंग ही डिफरेंट हो गया। यहाँ पर हम लाइट की बात कर रहे हैं बट यहाँ पर हम लाइट कलर की बात कर रहे हैं, राइट। तो वी कैन सी थोड़ा सा भी सिंटेक्स चेंज होता है तो उसका मीनिंग चेंज होता है, और जो मीनिंग होता है उसे हम कहते हैं सेमेंटिक्स, राइट। तो सिंटेक्स में थोड़ा भी चेंज होने से सेमेंटिक्स भी चेंज हो जाता है। और कभी तो ऐसा होता है कि सिंटेक्स बिल्कुल सेम होता है बट उसका जो मीनिंग है, सेमेंटिक्स है, वो डिफरेंट होता है। इफ यू सी इन दीज 2 सेंटेंसेस सेम सिंटेक्स है, सेम अरेंजमेंट है वर्ड्स का,
बट अगर मीनिंग देखा जाए तो इसके दो मीनिंग बन रहे हैं। आई सो द मैन विद टेलीस्कोप, जिसका मीनिंग हो सकता है कि मैंने एक आदमी देखा जिसके पास टेलीस्कोप था, और या फिर ये मीनिंग भी हो सकता है कि मैंने एक आदमी को टेलीस्कोप से देखा, राइट। बट कौन सा मीनिंग कन्वे हो रहा है इस सेंटेंस में वो डिपेंड करेगा कंटेक्स्ट में। जब हम पूरा होल टेक्स्ट पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि ये किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है, राइट। तो सिंटेक्स कभी कभी सेम होता है बट उसका मीनिंग डिफरेंट निकल कर आता है, और कभी ऐसा भी होता है कि सिंटेक्स बिल्कुल डिफरेंट है बट जो वो मीनिंग कन्वे कर रहे हैं वो सेम है, राइट। इफ यू सी इन दीज टू सेंटेंसेस, इसमें अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स चेंज हो गया है, टुमारो को पहले पुट कर दिया है इस दूसरे सेंटेंस में, बट यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स चेंज होने से मीनिंग चेंज नहीं हुआ है, मीनिंग सेम ही है, राइट। तो इस केस में सिंटेक्स डिफरेंट है बट सेमेंटिक्स यानी मीनिंग सेम है, राइट। तो ये प्रॉब्लम होती है। नाउ इस चीज को मशीन को सिखाना एक डिफिकल्ट टास्क है, ये एक चैलेंजिंग टास्क है, राइट। नाउ ये जो वर्ड्स का जो अरेंजमेंट है यानी जो नाउन प्रोनाउन होते हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग से सोल्व किया जा सकता है, राइट। बट जो मीनिंग कन्वे करते हैं उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो एक डिफिकल्ट टास्क हमारे सामने निकल कर आता है जब हम मशीन्स को लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना सिखाते हैं, राइट। और सेकेंड डिफिकल्ट टास्क होता है मल्टीपल मीनिंग्स। कभी कभी सेम वर्ड डिफरेंट मीनिंग कन्वे करता है। इफ यू सी इन दीज थ्री सेंटेंसेस, यहाँ पर जो ये वर्ड रेड है, फर्स्ट सेंटेंस में ये एम्बेरसमेंट को दिखा रहा है, और जो सेकेंड सेंटेंस है रेड, यहाँ पर ये कलर को डिनोट कर रहा है, और जो थर्ड सेंटेंस है यहाँ पर सेम रेड जो वर्ड है ये एलर्जिक रिएक्शन को शो कर रहा है, राइट। सो ये भी एक प्रॉब्लम है। समटाइम्स यू फाइंड द सिंटेक्स परफेक्ट, सिंटेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ग्रामर के अकॉर्डिंग होता है, बट वो कोई मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा है। If you see in this example, chickens feed extravagantly while the moon drinks the tea. Now इस सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, सभी वर्ड्स प्रॉपर तरीके से अरेंज किए गए हैं, इनका सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट है, बट इनका कोई मीनिंग नहीं है, ये कोई सेंस जनरेट नहीं कर रहे हैं, इनका कोई रियल वर्ल्ड में कोई सेंस नहीं बनता है, राइट। So these are the difficulties that we face while training the machines to understand the human language. राइट। तो हम डाटा एक्सप्लोरेशन स्टेज में क्या करेंगे, जितनी भी डिफिकल्टीज है ह्यूमन लैंग्वेज में उसको रिमूव करेंगे, ह्यूमन लैंग्वेज को इतना सिंप्लीफाई कर देंगे कि मशीन को अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम नॉर्मलाइजेशन से करेंगे। तो डाटा एक्सप्लोरेशन स्टेज में हम जो भी टेक्स्ट हमें मिला है उसको नॉर्मलाइज करेंगे, उसको क्लीन करेंगे, यानी जो भी डिफिकल्टीज है कॉम्प्लेक्सिटीज है टेक्स्ट में उसको रिमूव कर देंगे, राइट, क्लीन कर देंगे, नॉर्मलाइज कर देंगे। तो नॉर्मलाइज करने के बाद जो टेक्स्ट हमें मिलेगा उसमें बहुत मिनिमम वोकेबलरी होगी, बहुत लोअर लेवल की वोकेबलरी होगी जो मशीन इजिली अंडरस्टैंड कर पाएगी, राइट। देन मॉडलिंग स्टेज में जो एनएलपी बेस्ड एआई मॉडल्स हैं उसमें हम ये सारा टेक्स्ट फीड करेंगे, और जो भी मॉडल का पर्पस होगा, वेदर द मॉडल इज क्लासिफाइंग द टेक्स्ट और वेदर द मॉडल इज आइडेंटिफाइंग द सेंटिमेंट्स इन द टेक्स्ट, देन वो एक्शन परफॉर्म कर सकता है, राइट। जब मॉडल ट्रेन हो जाएगा देन उसके बाद इवैल्यूएशन स्टेज में हम अपने मॉडल को टेस्ट करेंगे। तो चैटबॉट के केस में जो चैटबॉट हमारे आंसर्स दे रहा है उसको एक्चुअल आंसर से मैच करेंगे, राइट। बट इवैल्यूएशन स्टेज से रिलेटेड आपको 3 टर्म्स ध्यान रखनी है जो इवैल्यूएशन रिजल्ट को डिस्क्राइब करती है। ये 3 टर्म्स हैं अंडर फिटिंग, परफेक्ट फिट एंड ओवर फिटिंग। तो जब भी हम अपने मॉडल को टेस्ट करते हैं जो भी इवैल्यूएशन रिजल्ट आता है कि हो सकता है वो एक्चुअल आंसर से मैच करे, हो सकता है ना मैच करे, तो जो भी रिजल्ट आता है जब हम उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ इस टाइप के ग्राफ्स हमारे सामने आते हैं, राइट। सो अगर हम इन ग्राफ्स को समझें, जो ये ग्रीन लाइन है ये एक्चुअल जो आंसर होने चाहिए, जो मशीन को प्रेडिक्ट करने चाहिए वो शो कर रहा है, राइट। इसको हम कहते हैं ट्रू फंक्शन, राइट। तो these are the answers, these are the output that machine should predict। और जो ये ब्लू लाइन है ये डिनोट करे है मॉडल के आउटपुट से, राइट। तो एक्चुअल आंसर ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है और जो मॉडल ने आंसर दिया है उसको ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया गया है, राइट। तो अगर हम फर्स्ट ग्राफ में देखें यहाँ पर ब्लू लाइन एंड ग्रीन लाइन बिल्कुल मैच नहीं कर रही है, इसका मतलब जो मॉडल ने आउटपुट दिया है वो एक्चुअल आउटपुट से मैच नहीं कर रहा है। तो इस केस में जो मॉडल की एक्यूरेसी है वो बहुत लोअर है, यानी मॉडल ने बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दिया है।
इस कंडीशन को हम बोलते हैं अंडर फिटिंग, राइट, विच मीन्स मॉडल का आउटपुट मैच नहीं कर रहा है जो ट्रू फंक्शन है, जो एक्चुअल आउटपुट है उससे मैच नहीं कर रहा है, राइट। और ये जो प्रॉब्लम है ये तब ओकर होती है जब हम मशीन को जब ट्रेन करते हैं वो ट्रेनिंग हम अच्छे से नहीं कर पाते, विच मीन्स जिन इनपुट फीचर्स से आप मशीन को ट्रेन कर रहे हो उन फीचर्स में या तो कुछ कमी रह गई है, यानी कोई फीचर मिसिंग है, या फिर जो जिस डाटा से ट्रेन किया वो बहुत ही कम था जिससे मॉडल अच्छे से ट्रेन नहीं हो पाया, राइट। और अंडर फिटिंग टाइप के जो मॉडल्स होते हैं वो ट्रेनिंग डाटा पर भी अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं, ट्रेनिंग डाटा पे भी जो रिजल्ट देते हैं वो एक्यूरेट नहीं होते, वो भी एक्चुअल आंसर से मैच नहीं करते, राइट। नाउ सेकंड ग्राफ में देखेंगे तो ब्लू एंड ग्रीन लाइन बिल्कुल मैच कर रही है अच्छे से, राइट। इस कंडीशन को हम बोलते हैं परफेक्ट फिट, यानी इस केस में हमारा जो मॉडल है वो बहुत ऑप्टिमम एक्यूरेसी प्रोवाइड कर रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट्स दे रहा है। इस मॉडल के जो रिजल्ट है वो हमारे एक्चुअल रिजल्ट यानी ट्रू फंक्शन से मैच कर रहे हैं बहुत अच्छे से। तो परफेक्ट फिट रिजल्ट हमें तब मिलता है जब हम अपनी मशीन को बहुत अच्छे से ट्रेन करते हैं। तो इस केस में जो मशीन है ट्रेनिंग डाटा से भी एक्यूरेट रिजल्ट दे रही है और जो न्यू डाटा है टेस्टिंग डाटा है उससे भी अच्छे रिजल्ट दे रही है, राइट। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं परफेक्ट फिट। नाउ जो थर्ड ग्राफ है उसमें हम देखेंगे कहीं कहीं पर तो मशीन बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है बट कहीं बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं दे रही है। नाउ इस कंडीशन को हम बोलते हैं ओवर फिटिंग, यहाँ पर भी मशीन की एक्यूरेसी बहुत लो है, राइट। उसके जो रिजल्ट हैं वो बिल्कुल मैच नहीं करते हैं एक्चुअल रिजल्ट से। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मशीन इज ट्राइंग टू कवर ऑल द डाटा बट वी आर गोइंग आउट ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ द एक्चुअल रिजल्ट, राइट। और ये जो ओवर फिटिंग वाली कंडीशन तब ओकर होती है जब आप ट्रेनिंग के टाइम पर ओवर ट्रेन कर देते हो अपनी मशीन को। ओवर ट्रेन कैसे करोगे, जिस इनपुट फीचर्स पर आपको ट्रेन करना चाहिए उसके अलावा और भी डिफरेंट फीचर्स आपने ले लिए हैं मशीन को ट्रेन करने के लिए, यानी ट्रेनिंग के टाइम पे आपने जरूरत से ज्यादा ट्रेन कर दिया मशीन को। तो ट्रेनिंग डाटा से तो अच्छे रिजल्ट दे रही है बट टेस्टिंग डाटा के रिजल्ट देने में फेल हो जाती है। टेस्टिंग डाटा के जो रिजल्ट है वो ट्रू फंक्शन से यानी एक्चुअल आंसर से मैच नहीं करते, राइट। तो दीज आर द थ्री टर्म्स, इनको याद रखना, इनमें से हमेशा हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही है, राइट। नाउ वी हैव अंडरस्टूड दीज आर द 5 स्टेजेस जिसके थ्रू हम अपना चैटबॉट डिजाइन करेंगे, क्रिएट करेंगे। नाउ सेकेंड स्टेज के बाद यानी सेकेंड स्टेज में जो आपने कन्वर्सेशनल डाटा इकट्ठा किया है, अब उसे थर्ड स्टेज में कैसे उस डाटा को प्रोसेस करेंगे, यानी जो टेक्स्ट हमने इकट्ठा किया है उसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी, कैसे उसको मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाएगा, वो सब हम देखते हैं। सो वी नो दैट कि मशीन्स सिर्फ नंबर से समझती है, उसे टेक्सचुअल डाटा समझ में नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, पहले लैंग्वेज को यानी जितना भी टेक्स्ट हमने इकट्ठा किया उसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे, बट जो हमारी लैंग्वेज है उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को रिमूव करेंगे। नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल। यहाँ पर ये 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, अगर इन 2 सेंटेंस की जगह पे अगर हम सिर्फ ये 3 वर्ड्स लिखे तो इन 3 वर्ड्स से भी वही मीनिंग कन्वे हो रहा है जो ये 2 सेंटेंसेस कन्वे कर रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब इन 2 सेंटेंसेस में जितने भी ग्रामर इन्वॉल्व है, राइट, उसको मशीन को सिखाने की जरूरत ही नहीं है, हम मशीन को सिर्फ ये 3 वर्ड्स देंगे, राइट। क्योंकि मशीन्स को हमें मीनिंग से ट्रेन करना है कि किसी भी टेक्स्ट में क्या मीनिंग कन्वे किया जा रहा है, राइट, वो इंपॉर्टेंट है मशीन के लिए। तो हम मशीन को सिर्फ ये जो सिंप्लीफाइड वर्जन है इस टेक्स्ट का वही देंगे, क्योंकि ये 3 वर्ड्स भी सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं जो ये 2 सेंटेंसेस कर रहे हैं, राइट। तो जो कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व है इन 2 सेंटेंसेस में उसको हम रिमूव करेंगे। तो उसको रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो लैंग्वेज के अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज है उसको रिमूव करके उसे सिंप्लीफाई किया जाता है। नाउ हमारे पास सिंप्लीफाइड वर्जन है, राइट, ये 3 वर्ड्स है। नाउ इस टेक्स्ट को अब हमें मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, राइट, ताकि मशीन उसके अंदर से फिर पैटर्न्स फाइंड आउट कर सके एंड देन अपने मॉडल में यूज कर सके, राइट। तो इसे मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, यूजिंग दीज एल्गोरिथम्स,
बैग ऑफ वर्ड्स एल्गोरिथम एंड TF-IDF एल्गोरिथम। ये दो एल्गोरिथम है जिसके थ्रू टेक्स्ट नंबर्स में कन्वर्ट होता है। ये जो नंबर्स हमें प्रोवाइड करते हैं दीज आर कॉल्ड वेक्टर्स। अगर आपने मैथ्स में वेक्टर्स पढ़े तो ये कुछ इस टाइप के फॉर्मेट में हमें डाटा प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो एक तरीके से हमें नंबर्स का वेक्टर देते हैं, राइट। तो बैग ऑफ वर्ड्स से जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे वेक्टराइजेशन भी कह सकते हो, क्योंकि वो हमें वेक्टर्स के फॉर्म में मिलता है। और इस प्रोसेस को हम फीचर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस भी कहते हैं। फीचर एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है? जो हमारा टेक्स्ट है, लेट्स से हमारा जो सिंप्लीफाइड टेक्स्ट है वो यही है, राइट। नाउ अगर इस टेक्स्ट को देखा जाए तो इसमें क्या फीचर्स हैं? इसमें तीन फीचर्स हैं, तीन वर्ड है, एक हंग्री है, एक ईट है, फूड है। और एवरी वर्ड इज अ फीचर जो मशीन को कुछ बता रहा है, राइट। नाउ इन फीचर्स को नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया यूजिंग बैग ऑफ वर्ड्स, राइट। तो अब ये जो नंबर क्रिएट हुए हैं, ये जो वेक्टर्स में नंबर्स हैं, तो ईच नंबर इज अ फीचर ऑफ द टेक्स्ट, राइट। और ये फीचर वो है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बैग ऑफ वर्ड है वो टेक्स्ट के अंदर से फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर रहा है मशीन के लिए, राइट। नाउ मशीन के पास ये सारे फीचर्स हैं जो उसे मिले इस टेक्स्ट के अंदर, राइट। नाउ मशीन अब इन फीचर्स को यूज करके अपना टास्क परफॉर्म कर सकती है। डिपेंड करेगा कौन से NLP मॉडल में आप इन फीचर्स को यूज कर रहे हो। आई होप यू हैव गॉट द ओवरऑल आइडिया कि कैसे और क्यों हम लैंग्वेज को नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। नाउ लेट्स सी हम नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब है टेक्स्ट की कॉम्प्लेक्सिटीज को रिमूव करना, मतलब टेक्स्ट के अंदर जो भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है उसको रिमूव करना, राइट। ताकि मॉडल सिर्फ जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उस पर ही फोकस कर पाए। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के थ्रू टेक्स्ट के अंदर जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी है उसे रिमूव करके उसे सिंप्लीफाइड वर्जन में कन्वर्ट किया जाता है, राइट। और ये जो प्रोसेस होता है नॉर्मलाइजेशन का, इसे हम प्री प्रोसेसिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो प्री प्रोसेसिंग का मतलब है टेक्स्ट के अंदर जो अननेसेसरी डाटा है उसको रिमूव करना, राइट। नाउ नॉर्मलाइजेशन में डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है सेंटेंस सेगमेंटेशन, यानी जो हमारा कॉर्पस है, अब कॉर्पस का मतलब है होल टेक्स्ट। लेट्स से जो भी आपने डाटा इकट्ठा किया है वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में है। लेट्स से एक आर्टिकल है आपके पास, एक कोई न्यूज पोस्ट है, एक कहीं PDF फाइल मिली आपको, तो ये डिफरेंट सोर्सेस हैं डाटा के, और ये सारा डाटा आप यूज कर रहे हो अपने मॉडल में। तो ये जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट है, ये सारा का सारा जो टेक्स्ट है इसे हम कॉर्पस कहते हैं, राइट। सो कॉर्पस के अंदर एक डॉक्यूमेंट भी हो सकता है और मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें जितना भी टेक्स्ट है वो कॉर्पस है, और उस कॉर्पस को हमें सेंटेंसेस में डिवाइड करना है। एग्जाम्पल के लिए से अभी मेरे पास एक ही डॉक्यूमेंट है, राइट, एक फाइल है, उसमें सिंपल ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इफ यू सी इस टेक्स्ट में दो सेंटेंसेस हैं, तो हम फर्स्ट जो स्टेप है सेंटेंस सेगमेंटेशन, इसमें इसको दो सेंटेंसेस में डिवाइड कर देंगे, राइट। नाउ सेकंड स्टेप होता है टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन का मतलब है हर सेंटेंस को टोकन्स में डिवाइड करना, और टोकन्स का मतलब जितने भी वर्ड्स यूज हुए हैं, कोई नंबर है वो भी एक टोकन है, जो पंक्चुएशन मार्क्स है वो भी एक टोकन है, यानी अगर कोई कोमा यूज हुआ है सेंटेंस में वो भी एक टोकन है, फुल स्टॉप भी एक टोकन है, एक्सक्लेमेशन मार्क है वो भी एक टोकन है, अगर कोई नंबर यूज हुआ है तो वो भी एक टोकन है, और वर्ड्स तो टोकन्स है ही। तो हमें सेंटेंसेस को टोकन्स में डिवाइड करना है। टोकन्स में डिवाइड करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा डाटा होगा, राइट। नाउ थर्ड स्टेप होता है टॉप वर्ड्स को रिमूव करना। टॉप वर्ड्स का मतलब ऐसे वर्ड्स, ऐसे टोकन्स जिनका कोई मीनिंग नहीं है, जो कोई मीनिंग कन्वे नहीं कर रहे। तो इफ यू सी यहाँ पर जो फुल स्टॉप है ये तो कोई मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा है, और इवन जो ए, एन, द, और, एंड इस टाइप के वर्ड्स होते हैं ये भी कोई मीनिंग कन्वे नहीं कर रहे होते हैं। तो इन वर्ड्स को स्टॉप वर्ड्स कहते हैं। तो इन सभी स्टॉप वर्ड्स को जो पूरे सेंटेंस में कोई मीनिंग कन्वे नहीं करते उनको रिमूव करना होता है। तो यहाँ पर ये जो एम है, आई है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, हाई है, ये भी स्टॉप वर्ड्स है, बट हमारा कॉर्पस बहुत छोटा है। आप ये ध्यान रखना एग्जाम में जब भी बैग ऑफ वर्ड्स आपको बनाने के लिए आएंगे,
एग्जाम में बहुत ही छोटा कॉर्पस होता है, एक सेंटेंसेस का होता है, 2 सेंटेंसेस का होता है, तो उस केस में इस टाइप के जो स्टॉप वर्ड्स है उनको रिमूव नहीं करना है, राइट। सो अभी मैं यहाँ पर रिमूव नहीं कर रही हूँ, बस मैंने एम को रिमूव किया है आपको समझाने के लिए, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेज होती है कॉमन केस। नाउ कंप्यूटर के लिए स्मॉल केस लेटर और कैपिटल केस लेटर डिफरेंट होते हैं। तो से अगर आपके टोकन्स में 2 बार रोहित है और एक बार कैपिटल आर यूज हुआ है, एक बार स्मॉल आर यूज हुआ है, तो ये दोनों वर्ड्स कंप्यूटर डिफरेंट कंसिडर करेगा, राइट। सो इस कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करने के लिए, कंप्यूटर को ये बताने के लिए कि ये दोनों वर्ड सेम ही है, हमको सेम केस में टोकन्स को यूज करना है। तो कॉमन केस में या तो आप कैपिटल में सबको कन्वर्ट कर दो या फिर स्मॉल में कन्वर्ट कर दो। मोस्ट प्रिफरेबली स्मॉल केस में ही कन्वर्ट किया जाता है, तो आप सभी टोकन्स को स्मॉल केस में कन्वर्ट करेंगे इस स्टेज पर, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप होता है स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन। ये 2 टेक्निक्स हैं, स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन। इसके थ्रू टोकन्स के अंदर जितने भी अफिक्सेस हैं उनको रिमूव किया जाता है। तो अभी जो टोकन्स है हमारे पास, इनमें कोई भी अफिक्स नहीं है। लेट्स से मेरे पास एक टोकन है सिंगिंग। नाउ ये जो सिंगिंग टोकन है, इसके अंदर ये जो आईएनजी है, ये एक अफिक्स है। इसको रिमूव करने के लिए हम या तो स्टेमिंग यूज करेंगे या लेमेटाइजेशन यूज करेंगे, राइट। तो इससे जितने भी अफिक्सेस होते हैं टोकन्स में, वर्ड्स में, वो सारे रिमूव हो जाते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टेमिंग के थ्रू जब अफिक्स रिमूव होता है तो जो वर्ड बनता है, जैसे हम स्टेम कहते हैं, उसका मीनिंग हो भी सकता है, नहीं भी। स्टेमिंग उसके मीनिंग को इग्नोर कर देता है, वो ध्यान नहीं रखता है उसका कुछ मीनिंग बन रहा है रिमूव करने के बाद या नहीं बन रहा। बट लेमेटाइजेशन, अगर मीनिंग नहीं बन रहा अफिक्स रिमूव करने के बाद, तो उसका जो रूट वर्ड है उसको फाइंड आउट करके उसमें कन्वर्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए से यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है केयरिंग। नाउ केयरिंग वर्ड में अगर आप स्टेमिंग यूज कर दो, स्टेमिंग के बाद ये जो हमें वर्ड मिला है, जिसे हम स्टेम भी कहते हैं, ये जो स्टेम वर्ड है ये वो मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा जो अफिक्स रिमूव करने से पहले इस वर्ड का मीनिंग बन रहा था। बट अगर हम लेमेटाइजेशन यूज करते हैं तो अफिक्स रिमूव करने के बाद अगर ये वर्ड डिफरेंट मीनिंग कन्वे करता है, तो लेमेटाइजेशन क्या करता है, उस वर्ड का जो रूट वर्ड है उसमें कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर हमें लेमेटाइजेशन केयर प्रोवाइड करेगा। इसको हम बोलते हैं लेमा, यानी लेमेटाइजेशन अप्लाई करने के बाद जो वर्ड जनरेट हुआ उसे हम लेमा कहते हैं, और ये लेमा एक मीनिंगफुल वर्ड होता है। नाउ यू विल बी थिंकिंग दैट कि फिर हमें हमेशा लेमेटाइजेशन ही यूज करना चाहिए, बट दोनों की अपनी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। लेमेटाइजेशन जो होता है बहुत स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि उसको एग्जैक्ट रूट वर्ड में कन्वर्ट करना होता है, तो इसको थोड़ा टाइम लगता है। बट स्टेमिंग है, ये फास्ट होता है। तो अगर आप ऐसे एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हो जहां पर फास्ट प्रोसेसिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन मीनिंग, तो उस केस में हम स्टेमिंग यूज करेंगे, और जहां पर मीनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस केस में हम लेमेटाइजेशन यूज करेंगे। जैसे कि हम चैट कर रहे हैं, उस टाइम पे हमारे लिए मीनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमसे बात कन्वे कर रहा है उसका मीनिंग क्या है। बट लेट्स से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और उसमें से कुछ सर्च करना है, मे बी 1000 डॉक्यूमेंट्स है, उसमें से एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट सर्च करने, वहां पर फास्टिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन मीनिंग, राइट। तो उस केस में हम स्टेमिंग यूज करते हैं। तो दीज आर द 5 स्टेप्स जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, और नॉर्मलाइजेशन के बाद जो भी टोकन्स हमें मिलते हैं वो सिंप्लीफाइड टोकन्स होते हैं, राइट। वो वही टोकन्स होते हैं जो एक्चुअली में टेक्स्ट का मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं। नाउ हम बैग ऑफ वर्ड्स एल्गोरिथम इंप्लीमेंट कैसे करते हैं? बैग ऑफ वर्ड्स एल्गोरिथम क्या करता है बेसिकली, ये टेक्स्ट को नंबर्स में कन्वर्ट करता है, और वी कैन से वेक्टर्स में कन्वर्ट करता है। तो बैग ऑफ वर्ड्स में सबसे पहले जो टेक्स्ट होता है इसको नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू सिंप्लीफाइड टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो बैग ऑफ वर्ड्स एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करने के लिए फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको टेक्स्ट को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन में हमने देखा 5 स्टेप्स इन्वॉल्व थे, तो ये सारे स्टेप्स यूज करके हम टेक्स्ट को नॉर्मलाइज करते हैं। सेकेंड स्टेप होता है वोकेबुलरी क्रिएट करने का, यानी जितने भी वर्ड्स हमें नॉर्मलाइजेशन के बाद मिले, यानी जो भी टोकन्स मिले हैं उनको यूज करके डिक्शनरी क्रिएट की जाती है, यानी वोकेबुलरी क्रिएट की जाती है। सो वोकेबुलरी में सभी यूनिक वर्ड्स होते हैं, यानी अगर टोकन्स में सेम टोकन बार बार रिपीट हो रहा है उसको सिर्फ एक ही बार लिया जाता है। बट जब वोकेबुलरी क्रिएट होती है तो उन वर्ड्स का ऑर्डर
ध्यान नहीं रखा जाता, उनके ऑर्डर्स को इग्नोर कर दिया जाता है, इसलिए इस एल्गोरिथम को बैग ऑफ वर्ड्स कहते हैं। यानी इसमें सिर्फ वर्ड्स का कलेक्शन है, मतलब जो सेंटेंस वाइज वर्ड्स थे उनको उस ऑर्डर में नहीं रखा जाता, वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। तो सेकंड स्टेप में हम वोकैबुलरी क्रिएट करते हैं यूनिक वर्ड्स की, एंड थर्ड स्टेप में हम डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल बनाते हैं। यानी इस स्टेप में जितने भी यूनिक वर्ड्स हमें मिले हैं उन यूनिक वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी देखेंगे, यानी हम ये देखेंगे कि जितने भी यूनिक वर्ड्स हैं वोकैबुलरी में उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है डॉक्यूमेंट वाइज, इस डॉक्यूमेंट में वो कितनी बार अपीयर हो रहे हैं, और यही वेक्टर टेबल हम सभी डॉक्यूमेंट्स के लिए बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो बैग ऑफ वर्ड्स एल्गोरिथम है हमें दो चीजें देता है, एक तो वोकैबुलरी देता है, दूसरा उसकी फ्रीक्वेंसी देता है, यानी जो भी यूनिक वर्ड्स हैं वोकैबुलरी में उनकी ऑकरेंस क्या है, राइट, वो प्रोवाइड करता है। तो इन्हीं स्टेप्स को आपकी बुक में 4 स्टेप्स में बताया गया है। फर्स्ट स्टेप इज टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन, सेकेंड इज क्रिएटिंग डिक्शनरी, थर्ड इज क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट वेक्टर, एंड फोर्थ स्टेप में यही डॉक्यूमेंट वेक्टर हम सभी डॉक्यूमेंट्स के लिए बनाते हैं, राइट। So these are the 4 steps to implement this algorithm. So अब now इस algorithm के थ्रू टेक्स्ट हमारा नंबर्स में यानी वेक्टर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। Now let's understand with the help of an example. से हमारे पास ये कॉर्पस है, राइट। Now हमें वेक्टर्स में कन्वर्ट करना है यूजिंग द बैग ऑफ वर्ड्स एल्गोरिथम। तो अब हम क्या करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप होता है नॉर्मलाइजेशन का, जिसे हम टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग भी कहते हैं। अब टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग में हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को नॉर्मलाइज करेंगे। तो जो भी 5 स्टेप बताए मैंने वो सभी इसमें अप्लाई होते हैं, बट अभी एग्जांपल में आपके सिंपल सेंटेंस है, ये जो कॉर्पस है बहुत छोटा है, इसमें हर वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ पर इज और ए और एन को हम रिमूव नहीं करेंगे, ध्यान रखना। बट स्मॉल केस में हम कन्वर्ट कर देंगे जितना भी टेक्स्ट है। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद हमारे पास ये टोकन्स होंगे डॉक्यूमेंट वाइज। अब नॉर्मलाइज करने के बाद जो सेकंड स्टेप होता है दैट इज क्रिएटिंग डिक्शनरी, यानी नॉर्मलाइज करने के बाद जितने भी वर्ड्स मिले उनके सिर्फ यूनिक वर्ड्स हमें लेने हैं और अपनी डिक्शनरी क्रिएट करनी है। तो इफ यू सी इन टोकन्स में जो इज है वो 3 बार रिपीट हुआ है, बट हमें एक ही बार लेना है, तो ये हमारे पास डिक्शनरी होगी सेकंड स्टेप के बाद। नाउ डिक्शनरी क्रिएट करने के बाद थर्ड स्टेप में हम अपना वेक्टर टेबल बनाएंगे। तो अब वेक्टर टेबल कैसे बनाएंगे, जितने भी वोकैबुलरी के वर्ड्स है उनको एक टेबल में हम लिखेंगे, और जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है नाउ उसमें देखेंगे कि जितने भी डिक्शनरी के वर्ड्स हैं वो इस डॉक्यूमेंट में कितनी बार अपीयर हुए। तो इफ यू सी ये जो फुटबॉल है वो डॉक्यूमेंट 1 में एक बार ही आया है, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, राइट। और इज भी एक बार आया है, ए एक बार आया है, पॉपुलर एक बार आया है, स्पोर्ट एक बार आया है। मैंने यहाँ पर डिक्शनरी के वर्ड्स ऑर्डर में लगाए हैं, बट ऐसा कंपल्सरी नहीं है, आप किसी भी ऑर्डर में इनको पुट कर सकते हो, क्योंकि बैग ऑफ वर्ड्स में जो वर्ड्स होते हैं वो ऑर्डर में नहीं होते। नाउ स्मार्टफोन नहीं आया है तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, 0 मीन्स ये प्रेजेंट ही नहीं है डॉक्यूमेंट के अंदर, तो ये सारे वर्ड्स प्रेजेंट नहीं है। नाउ ये हमारा डॉक्यूमेंट वेक्टर क्रिएट हो गया है फर्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए। नाउ यही वेक्टर्स हमें बनाना है सेकेंड एंड थर्ड डॉक्यूमेंट के लिए भी। तो हम सेकंड डॉक्यूमेंट के लिए बनाते हैं। सेकंड डॉक्यूमेंट में फुटबॉल प्रेजेंट नहीं है तो 0 लिखेंगे, इज है बट ए नहीं है, पॉपुलर भी नहीं है, स्पोर्ट भी नहीं है, स्मार्टफोन है, अमेजिंग भी है, बास्केटबॉल एंड और एक्साइटिंग वर्ड्स नहीं है, राइट। सेम हम थर्ड डॉक्यूमेंट के लिए बनाएंगे। थर्ड डॉक्यूमेंट में देखेंगे, सो थर्ड डॉक्यूमेंट में फुटबॉल नहीं है, इज है, ए नहीं है तो 0 पुट करेंगे, पॉपुलर भी नहीं है, स्पोर्ट्स भी नहीं है, स्मार्टफोन भी नहीं है, बास्केटबॉल प्रेजेंट है, एन भी प्रेजेंट है, एक्साइटिंग भी प्रेजेंट है, राइट। नाउ ये हमारी डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल क्रिएट हो गई है तीनों डॉक्यूमेंट्स की, राइट। तो जब भी हम टेक्स्ट को इस बैग ऑफ वर्ड्स एल्गोरिथम के अंदर डालते हैं तो ये बैग ऑफ वर्ड्स एल्गोरिथम हमें ये वेक्टर टेबल जनरेट करके देता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इस वेक्टर टेबल को कैसे एआई मॉडल्स यूज करते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे कि से एक मॉडल है जो डॉक्यूमेंट को क्लासिफाई कर रहा है, यानी टेक्स्ट क्लासिफिकेशन एआई मॉडल है, टेक्स्ट को क्लासिफाई कर रहा है।
तो क्लासिफाइंग टेक्स्ट का मतलब होता है कैटेगरीज असाइन कर रहा है। लेट्स से हमने एक एआई मॉडल क्रिएट किया है जो टेक्स्ट को 2 कैटेगरी में असाइन करता है। या तो वो चेक करता है कि जो टेक्स्ट है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है या नहीं, या फिर वो चेक करता है कि टेक्स्ट क्या स्मार्टफोन से रिलेटेड है। नाउ ये कैसे करेगा? नाउ जब भी उसे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड होगा, नाउ से एआई मॉडल को ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जाता है। नाउ एआई मॉडल को चेक करना है ये कौन सी कैटेगरी का है, स्पोर्ट कैटेगरी का है या फिर स्मार्टफोन कैटेगरी का है। तो वो क्या करेगा, इस डॉक्यूमेंट का वेक्टर टेबल क्रिएट करेगा। नाउ इस वेक्टर टेबल में वो चेक करेगा स्पोर्ट या स्मार्टफोन टाइप का जो वर्ड है इस डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट है या नहीं। तो इफ यू सी ये डॉक्यूमेंट 1 को चेक कर रहा है, सो डॉक्यूमेंट 1 को देखेगा, यहाँ पर जो स्मार्टफोन है इसमें यहाँ 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब स्मार्टफोन वर्ड डॉक्यूमेंट 1 में प्रेजेंट ही नहीं है। तो इसका मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है स्मार्टफोन से रिलेटेड ही नहीं है, राइट। नाउ वो जो नेक्स्ट वर्ड है स्पोर्ट, उसको चेक करता है, स्पोर्ट में देखा 1 है, तो डेफिनेटली ये जो डॉक्यूमेंट है स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगा। तो एआई मॉडल ने इसे कैटेगरी दे दी स्पोर्ट की, ये स्पोर्ट से रिलेटेड है, राइट। इसी तरीके से ईमेल्स के अंदर भी बैग ऑफ वर्ड्स यूज करके उसको की स्पैम फिल्टरिंग की जाती है कि वेदर द ईमेल इज स्पैम और नॉट, राइट, उसको कैटेगरी असाइन की जाती है। तो वहां पर भी बैग ऑफ वर्ड्स एल्गोरिथम यूज किया जा सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस बैग ऑफ वर्ड्स एल्गोरिथम। नाउ इस बैग ऑफ वर्ड्स एल्गोरिथम की कुछ डिसएडवांटेजेस होती है। इफ यू सी इन दिस वेक्टर टेबल, जो डॉक्यूमेंट 1 है उसमें फुटबॉल भी प्रेजेंट है, इज भी, ए भी, पॉपुलर भी और स्पोर्ट भी, राइट। ये सारे वर्ड्स प्रेजेंट है और सारे के सारे वर्ड्स एक ही बार प्रेजेंट है। और लेट्स से मान लिया कि हमने जो इज है वो 10 टाइम्स प्रेजेंट है, ए 15 टाइम्स प्रेजेंट है, पॉपुलर 10 टाइम्स है, स्पोर्ट 2 बार है, फुटबॉल 3 बार है। ये जो ए है वो 15 बार इस डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये जो ए है वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डॉक्यूमेंट 1 के लिए, बट वी नो दैट इज, ए एंड द ये तो इंपॉर्टेंट वर्ड होते ही नहीं है। इसका मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है हमें ये नहीं बता सकती कि वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है इस डॉक्यूमेंट के लिए, राइट। क्योंकि पॉपुलर भी प्रेजेंट है, पॉपुलर भी हम ये नहीं कह सकते कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये इस डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई कर रहा है, जबकि ये 10 बार प्रेजेंट है। वी नो दैट कि इसमें एक ही लाइन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो फुटबॉल है, क्योंकि हमें पता है इसमें फुटबॉल से रिलेटेड सेंटेंस है, और सेकंड इंपॉर्टेंट वर्ड स्पोर्ट्स है। बट इज, ए इतने इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, बट ये सबसे ज्यादा बार प्रेजेंट है। तो किसी भी डॉक्यूमेंट में जो वर्ड्स यूज हुए हैं उस वर्ड की कितनी वैल्यू है, कितना इंपॉर्टेंट है उस डॉक्यूमेंट के लिए, वो हमें बैग ऑफ वर्ड्स एल्गोरिथम से पता नहीं चलता है। उसके लिए हम टीएफ आईडीएफ एल्गोरिथम यूज करते हैं। टीएफ आईडीएफ एल्गोरिथम से हमें किसी वर्ड की वैल्यू पता चलती है, एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में जितने भी वर्ड्स यूज हुए हैं उसमें से कौन सा वर्ड ज्यादा वेटेज रखता है, कौन सा वर्ड ज्यादा वैल्यू रखता है, राइट, और कौन सा वर्ड कम वैल्यू रखता है, वो हमें टीएफ आईडीएफ से पता चलता है। नाउ वी हैव अंडरस्टूड डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल। ये हमारे पास वेक्टर टेबल है जो बैग ऑफ वर्ड्स एल्गोरिथम यूज करने के बाद हमें मिली है। नाउ दिस इज द डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल जो हमें बैग ऑफ वर्ड्स एल्गोरिथम अप्लाई करने के बाद मिलती है। नाउ अब इस डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल को अगर हम देखें तो यू कैन सी ये जो इज है ये सभी डॉक्यूमेंट्स में अपीयर हुआ है, डॉक्यूमेंट 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी। इसका मतलब जो वर्ड्स सभी डॉक्यूमेंट्स में अपीयर हो रहा है उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती है, बिकॉज इसके बारे में हमें पता है इज इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता, ये एक स्टॉप वर्ड है। जिस भी वर्ड की हाईएस्ट ऑकरेंस है सभी डॉक्यूमेंट्स में उनकी वैल्यू नेग्लिजिबल है, और ऐसे वर्ड्स को हम स्टॉप वर्ड्स कहते हैं, राइट। एंड इफ यू सी द स्पोर्ट्स वर्ड, ये वर्ड 2 डॉक्यूमेंट्स में अपीयर हुआ है, इसका मतलब ये कुछ वेटेज रखता है, कुछ वैल्यू रखता है, स्टॉप वर्ड से थोड़ी ज्यादा वैल्यू है। तो जिन वर्ड्स की एडिक्वेट ऑकरेंस होती है वो कुछ वैल्यू रखते हैं, और ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंट वर्ड्स। नाउ इफ यू सी जो ये स्मार्टफोन वर्ड है ये सिर्फ डॉक्यूमेंट 2 में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब जो स्मार्टफोन है इस डॉक्यूमेंट 2 को आइडेंटिफाई कर रहा है, डॉक्यूमेंट 2 स्मार्टफोन से ही रिलेटेड है, और डॉक्यूमेंट 1 में फुटबॉल से रिलेटेड, ये एक ही डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट है, राइट। इसी तरीके से ये जो बास्केटबॉल वर्ड है ये सिर्फ 3rd डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट है। यानी जो वर्ड्स बहुत कम डॉक्यूमेंट में अपीयर हुए हैं
तो वो वर्ड्स रेयर वर्ड्स होते हैं और वी कैन से वैल्यूएबल वर्ड्स होते हैं, राइट। ये सबसे ज्यादा वैल्यू कैरी करते हैं कॉर्पस के लिए। तो यही तीनों टर्म्स इस ग्राफ में रिप्रेजेंट की गई हैं। इफ यू सी ये ऑकरेंस है, जिस भी वर्ड की ऑकरेंस हाई होगी उनको हम स्टॉप वर्ड्स कहते हैं, और जिस भी वर्ड्स की ऑकरेंस सबसे कम होगी, राइट, यहाँ पर ऑकरेंस है, सबसे कम ऑकरेंस है बट उनकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, तो ये रेयर और वैल्यूएबल वर्ड्स होते हैं। और जो वर्ड्स एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में, वो फ्रीक्वेंट वर्ड्स होते हैं, राइट। नाउ ये जो TF IDF है आपके कोर्स में ऑप्शनल है, तो इसमें से मे बी सीबीएसई एग्जाम में क्वेश्चंस ना पूछे जाएं, बट जो पढ़ना चाहते हैं दे कैन कंटिन्यू, अदर्स कैन स्किप टू PYQs। नाउ बैग ऑफ वर्ड्स में एक डिसएडवांटेज थी, से अगर एक डॉक्यूमेंट में कोड्स वर्ड्स 10 टाइम्स प्रेजेंट है एंड भी 10 टाइम्स प्रेजेंट है, तो कौन सा वर्ड ज्यादा वैल्यू कैरी करता है ये हमें बैग ऑफ वर्ड से पता नहीं चलेगा। तो वर्ड की इंपॉर्टेंस पता लगाने के लिए कि एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में कौन सा वर्ड ज्यादा वेटेज रखता है, ज्यादा वैल्यू रखता है, वो हम TF-ID से पता लगाते हैं। तो TF-ID में दो चीजें हम निकालते हैं, एक टर्म फ्रीक्वेंसी, एक इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। नाउ टर्म फ्रीक्वेंसी है कि कोई वर्ड एक डॉक्यूमेंट में कितनी बार अपीयर हुआ है। नाउ लेट्स अज्यूम हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट्स है और उनके जो यूनिक वर्ड्स हैं वो ये वर्ड्स हैं। अब हम इनके टर्म फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, यानी ये जितने भी वर्ड्स हैं ये एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में कितनी बार अपीयर हुए हैं। नाउ दीज आर द टर्म फ्रीक्वेंसीज। तो टर्म फ्रीक्वेंसी मतलब टर्म मतलब वर्ड, टोकन्स, और वो वर्ड कितनी बार आया है, कितना फ्रीक्वेंट अपीयर हो रहा है डॉक्यूमेंट में। तो यहाँ पर जो क्रिकेट वर्ड है ये 5 बार इस डॉक्यूमेंट 1 में आया, तो ये 5 टर्म फ्रीक्वेंसी हो गई। यहाँ पर स्पोर्ट्स 5 बार आया, इज 5 बार आया, राइट, ये इनकी फ्रीक्वेंसी लिखी है। बट नाउ जैसे डॉक्यूमेंट 2 देखें, इज 5 बार आया है और स्पोर्ट्स 2 बार आया, इसका मतलब जो इज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट वी नो दैट कि इज एक स्टॉप वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जो टर्म फ्रीक्वेंसी होती है उससे हम पता नहीं लगा सकते कि कितना इंपॉर्टेंट है एक पर्टिकुलर वर्ड। तो अब हम IDF निकालेंगे, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, यानी वो वर्ड कितने डॉक्यूमेंट में अपीयर है। तो इसे हम निकालते हैं जितने भी टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं। तो यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट्स हैं और 3 डॉक्यूमेंट्स में ये जो क्रिकेट वर्ड है सिर्फ एक डॉक्यूमेंट में ही अपीयर हुआ है। ऐसे ही जो स्पोर्ट वर्ड है वो 3 में से 2 में अपीयर हुआ है, और इज है 3 में से 3 में अपीयर हुआ है, और स्केटिंग जो है 3 में से 1 में अपीयर हुआ है, और वॉलीबॉल भी 3 में से 1 में अपीयर। तो अभी तो हमारे पास वर्ड्स बहुत कम हैं, बट जब हमारा मॉडल डील करता है वर्ड से तो वहां पर थाउजेंड्स ऑफ वर्ड होते हैं। तो यहाँ पर जब हम IDF निकालते हैं तो बहुत नंबर्स जो होते हैं एक स्केल में नहीं आते। हम क्या करेंगे, इन सभी का लॉग निकालेंगे, तो बेस 10 लॉग निकालेंगे इन सभी वैल्यूज का। एग्जाम में वैसे तो TF IDF आएगा नहीं, बट इस तरह की प्रॉब्लम आती भी है तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं लोगरिथमिक वैल्यू निकालने के लिए। तो लॉग निकालने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज मिलेंगी। अगर हम इन वैल्यूज को देखेंगे तो आप देखेंगे जितनी भी बड़ी वैल्यूज हैं 0.47, इसका मतलब ये जो क्रिकेट है ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट में अपीयर हुआ है, और जो सभी डॉक्यूमेंट्स में अपीयर हुआ है उसकी जो IDF वैल्यू है वो बहुत कम निकली है, 0 निकली है। तो इसका मतलब जिस भी वर्ड की IDF हाई होती है, ज्यादा होती है, वो वर्ड बहुत वैल्यू कैरी करता है, एंड जिसकी भी IDF वैल्यू कम है, सबसे कम है, उसकी वैल्यू भी कम है। बट इस IDF से भी हमें ये नहीं पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में कितना इंपॉर्टेंट है। IDF से हमें ये तो पता चल जाएगा कि ये एक पर्टिकुलर वर्ड पूरे कॉर्पस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो इफ इज इट हाई IDF है तो इसका मतलब होल कॉर्पस के लिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, और ये वाला वर्ड पूरे कॉर्पस के लिए अनइम्पॉर्टेंट है, यानी इतना इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है। नाउ डॉक्यूमेंट वाइज वैल्यू निकालने के लिए आप हर वर्ड की TF IDF निकालेंगे। TF IDF कैसे निकालेंगे, हर वर्ड की जो TF है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे IDF से। नाउ इफ यू सी फर्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर जो क्रिकेट वर्ड है इसकी TF 5 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे IDF से, तो IDF हमारा कितना आया था 0477,
0477 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मे बी ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। अभी हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा। और अगर हम स्पोर्ट्स वर्ड की आईडीएफ से मल्टीप्लाई करें तो 0.176 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.6 समथिंग आएगा, राइट। हाँ 0.1 है ये, ठीक है ना। ऐसे ही इस 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो आईडीएफ है वो तो 0 है, तो 5 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो इफ यू सी डॉक्यूमेंट 1 में ये 3 वर्ड्स प्रेजेंट थे, तो अभी तीनों वर्ड्स में कौन सा वर्ड ज्यादा वैल्यू कैरी करता है? क्रिकेट वर्ड, क्योंकि इसकी जो टीएफ आईडीएफ है वो 2 आया है, और इससे थोड़ी कम वैल्यू किसकी है? स्पोर्ट्स की, क्योंकि इसका टीएफ आईडीएफ 0.6 है, 2 से कम है। और इसका जो टीएफ आईडीएफ है वो तो बिल्कुल 0 ही आया, इसका मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, एक स्टॉप वर्ड है, राइट। तो इस तरीके से टीएफ आईडीएफ हमें वर्ड्स की वैल्यू बताता है, उसके वेटेज कितना है एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में, राइट। नाउ ये आपकी कोर्स बुक का एग्जांपल है, यहाँ पर टीएफ दिया हुआ है, तो यहाँ पर हर वर्ड की फ्रीक्वेंसी बताई गई है। सिंगल सेंटेंस है तो एक बार ही प्रेजेंट होगा, तो ये डॉक्यूमेंट 1 की टीएफ है सभी वर्ड्स की, ये डॉक्यूमेंट 2 की टीएफ है, ये डॉक्यूमेंट 3 की टीएफ है। नाउ आईडीएफ निकालने के लिए उन्होंने पहले डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी निकाला है, यानी कितने डॉक्यूमेंट में, यानी जो अमन में कितने डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट है? 2 में प्रेजेंट है, राइट, एंड एक डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट है। नाउ इसी को टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट से डिवाइड किया गया है, तो इनवर्स, तो ये हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या फिर ऐसे आप अलग अलग भी निकाल सकते हो। नाउ इस वैल्यू को स्केल करने के लिए, एक परफेक्ट स्केल में लाने के लिए हम इसका लॉग वैल्यू निकालेंगे। बेस 10 का लॉग है ये, तो हमें बेस 10 के लॉग निकालने के बाद इसको टर्म फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज आती हैं, ये है टीएफ आईडीएफ, राइट। इसी से जो डॉक्यूमेंट 2 है उसमें इस वर्ड की जो टीएफ आईडीएफ है वो सबसे हाई है, तो इसका मतलब ये जो थेरेपिस्ट है ये सबसे ज्यादा वैल्यू कैरी करता है इस पूरे डॉक्यूमेंट में बाकी वर्ड्स के कंपैरिजन में, राइट। तो इस तरीके से हम टीएफ आईडीएफ निकालते हैं। और टीएफ आईडीएफ की एप्लीकेशंस देखिए तो हम इसको डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, मींस डॉक्यूमेंट को डिफरेंट जॉनरा में अगर क्लासिफाई करना हो तो हम टीएफ आईडीएफ का यूज कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट का टॉपिक सजेस्ट करना हो तब हम टीएफ आईडीएफ यूज कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन रिट्राइव करनी हो, आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है उसमें से कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकालनी है तब हम टीएफ आईडीएफ का यूज कर सकते हैं। स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करना है, उनको फिल्टर करके हटाना है, देखना है कौन कौन से स्टॉप वर्ड हैं, तो हम टीएफ आईडीएफ का यूज कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नाउ लेट्स सी पीवाईक्यूज। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये 2024 में आया है, दिस रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी यूज्ड टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ अ न्यूज आइटम। सो किसी भी न्यूज आइटम का ओवरव्यू कौन सी एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है एनएलपी की? ऑटोमेटिक समराइजेशन। So this would be the answer. Now let's see the next question. Which of the following words represent an example of a lemma resulting from lemmatization for caring? तो जो लेमा वर्ड्स होते हैं वो मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं, तो इसका मतलब जब केयरिंग में लेमेटाइजेशन अप्लाई करेंगे वी विल गेट द वर्ड केयर, तो ए वुड बी द आंसर। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, select the correct features of smart board. First is, smart boards are flexible and powerful. Yes. Coding is required to take this up on board. Yes, this is also correct. Smart boards work on bigger databases and other resources directly. This is also correct. So all of the above are correct. So D would be the answer. Now the fourth question, ये मैंने sample paper से लिया है. A corpus contains 4 documents in which the word diet was appearing only once in document 1. Identify the term in which we can categorize the word diet. तो ये वर्ड सिर्फ एक ही बार अपीयर हुआ है, वो भी एक डॉक्यूमेंट में, तो इसका मतलब ये वर्ड कैसा है? रेयर वर्ड है, तो B would be the answer. Name the process of dividing the whole corpus into sentences. तो हम नॉर्मलाइजेशन के अंदर जो सेंटेंस सेगमेंटेशन वाली स्टेज होती है उसके अंदर हम कॉर्पस को सेंटेंस में डिवाइड करते हैं, so you can write the sentence segmentation steps of the normalization process.
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द गिवन चैटबॉट। हमें चैटबॉट आइडेंटिफाई करना है, वेदर द चैटबॉट इज अ स्मार्ट बॉट और अ स्क्रिप्ट बॉट। तो लेट्स सी दैट इट लर्न्स फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट एंड एक्सपीरियंस। तो फर्स्ट लाइन से ही हमें आइडेंटिफाई हो रहा है ये कौन सा चैटबॉट है, ये है स्मार्ट बोर्ड, राइट, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड ही एक्सपीरियंस से एनवायरमेंट से लर्न करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज which of the following applications is not associated with the natural language processing। तो जो एनएलपी की एप्लीकेशन नहीं है वो आइडेंटिफाई करनी। तो फर्स्ट इज सेंटिमेंटल एनालिसिस, तो ये एनएलपी की एप्लीकेशन है। स्पीच रिकॉग्निशन भी एनएलपी की एप्लीकेशन है। स्पैम फिल्टरिंग भी एनएलपी की एप्लीकेशन है। बट स्टॉक मार्केट एनालिसिस एनएलपी की एप्लीकेशन नहीं है, ये डेटा साइंस की एप्लीकेशन है, राइट। इसमें डेटा के बेसिस पे स्टॉक प्राइसेस एनालाइज होते हैं। फॉर द डैश द होल कॉर्पस इज डिवाइडेड इनटू सेंटेंसेस। तो होल कॉर्पस सेंटेंस में डिवाइड होता है सेंटेंस सेगमेंटेशन स्टेज पर। तो दिस वुड बी द आंसर। Which feature of NLP helps in understanding the emotions of the people mentioned with the feedback? तो emotions हम sentimental analysis के through identify करते हैं, तो B would be the answer. Now next is bag of words is a dash model which helps in extracting features out of the text. तो ये किस टाइप का मॉडल है, ये डेटा साइंस का मॉडल है? नो। वर्चुअल रियलिटी? नो। दिस इज एनएलपी मॉडल। तो C would be the answer in this question. नाउ ये 2023 का क्वेश्चन है। ये ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ में जो वर्ड्स हैं उनकी ऑकरेंस प्लॉट की गई है, राइट। नाउ हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है एक्स। एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? इफ यू सी वर्ड्स की ऑकरेंस जितनी ज्यादा होती है उसकी जो वैल्यू है उतनी ही कम होगी, उनको हम स्टॉप वर्ड्स कहते हैं। और जिनकी एडिक्वेट ऑकरेंस होती है उन्हें फ्रीक्वेंट वर्ड्स कहते हैं। और जिनकी लीस्ट ऑकरेंस होती है, सबसे कम ऑकरेंस होती है, उनको हम वैल्यूएबल वर्ड्स बोलते हैं। तो ये रेयर वर्ड्स हैं, तो ए वुड बी द आंसर। नाउ ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय सिंटैक्स ऑफ ए लैंग्वेज? तो सिंटैक्स वी नो दैट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है, तो बी आंसर होगा। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस को हम सिंटैक्स कहते हैं, राइट। नाउ ये दोनों क्वेश्चंस 2023 के एग्जाम में आए हैं। Which of the following is a feature of document classification? तो document classification का feature कौन सा है? Helps in classifying the type and genre of a document. Yes, document classify हमें document की genre बताता है कि किस type का document है, किस category से वो belong करता है। तो A आंसर होगा यहाँ पर। फिर भी हम बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। Helps in creating a document, तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। Helps to display the important इंफॉर्मेशन, ये भी गलत है। हेल्प्स इन इंक्लूडिंग द नेसेसरी वर्ड्स, ये भी रॉन्ग है। तो ए आंसर होगा यहाँ पर। डैश इज अ टर्म यूज्ड फॉर एनी वर्ड और द नंबर और स्पेशल कैरेक्टर ऑकरिंग इन अ सेंटेंस। तो सेंटेंस को हम फर्दर टोकन्स में डिवाइड करते हैं, तो एवरी वर्ड, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर को हम टोकन्स कहते हैं। तो यहाँ पर टोकन आंसर होगा। नाउ ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। विच एल्गोरिथम रिजल्ट इन टू थिंग्स, अ वोकैबुलरी ऑफ वर्ड्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स इन द कॉर्पस। तो ये हमें बैग ऑफ वर्ड्स एल्गोरिथम से मिलता है। सो बैग ऑफ वर्ड्स दो चीजें देता है, एक तो वोकैबुलरी देता है आपको और दूसरा फ्रीक्वेंसी बताता है हर वर्ड की। वोकैबुलरी में जितने भी वर्ड्स यूज हुए उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, राइट। वी कैन सी ये सारे क्वेश्चंस 2 मार्क्स के हैं और ये सारे क्वेश्चन चैटबॉट से रिलेटेड हैं। 2022 में भी स्क्रिप्ट बोट एंड स्मार्ट बोट में डिफरेंस पूछा था। 2023 में भी टाइप्स ऑफ चैटबॉट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था एंड 2024 में भी स्क्रिप्ट बोट और स्मार्ट बोट में डिफरेंस पूछा हुआ है। तो चैटबॉट से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आता है। सो आपको मिनिमम 4 डिफरेंसेस इन दोनों के बीच में याद रखने हैं। इसे जो स्क्रिप्ट बोट होते हैं दे वर्क अराउंड स्क्रिप्ट्स, ये स्क्रिप्ट्स के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज दे आर इजी टू मेक, इनको बनाना बहुत आसान होता है इन कंपैरिजन टू स्मार्ट बोर्ड। थर्ड इज नो प्रोसेसिंग स्किल्स, इसमें लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्किल्स नील के बराबर होती है, राइट, लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्किल्स। एंड फोर्थ इज इनकी फंक्शनैलिटी लिमिटेड होती है, राइट। और आप इसका एक एग्जांपल भी दे सकते हो, जो कस्टमर केयर में चैटबॉट्स होते हैं वो स्क्रिप्टेड बॉट होते हैं, राइट।
और स्मार्ट बोर्ड के बारे में आप लिख सकते हो, ये बहुत फ्लेक्सिबल है एंड पावरफुल है, राइट। दे लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, ये डेटा से लर्न करते हैं। एंड दे रिक्वायर लार्ज डेटाबेस, इनको लार्ज डेटाबेस चाहिए होता है ट्रेनिंग के टाइम पर। वाइड फंक्शनैलिटी, दे कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो गूगल असिस्टेंट, सीरी, एलेक्सा, वॉइस असिस्टेंट्स का यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हो। तो 4 डिफरेंसेस तो आपको इन दोनों चैटबॉट्स के बारे में पता होने चाहिए, क्योंकि ये 100% चांस है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आए। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, व्हाट इज टोकनाइजेशन? काउंट हाउ मेनी टोकन्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहले हमें टोकनाइजेशन बताना है क्या होता है। तो टोकनाइजेशन नॉर्मलाइजेशन का ही एक स्टेप है, जिसमें हम सेंटेंसेस को टोकन्स में डिवाइड करते हैं, और सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं, नंबर्स है, पंक्चुएशन मार्क्स है, ये सभी टोकन्स होते हैं, राइट। और अगर हम इस सेंटेंस में टोकन्स काउंट करें तो वी कैन सी 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो कोमा है ये भी टोकन है। तो 8 9 10 11 12 13 14 15, और ये जो फुल स्टॉप है ये भी एक टोकन है। तो 16 टोकन्स इस सेंटेंस में है, राइट। नाउ ये 2023 का क्वेश्चन है। With reference to data processing, expand the term TF-IDF. So TF stands for term frequency और IDF मतलब inverse document frequency. Also give any 2 applications of TF-IDF. So TF-IDF को हम document classification में use कर सकते हैं। दूसरा, टॉपिक मॉडलिंग में टेक्स्ट का अगर टॉपिक सजेस्ट करना हो उस केस में हम इसको यूज कर सकते हैं। स्टॉप वर्ड्स फिल्टरिंग में स्टॉप वर्ड्स को अगर रिमूव करना है तो उस केस में भी हम यूज कर सकते हैं TF-IDF को, राइट। नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई एनी 2 स्टॉप वर्ड्स व्हिच शुड नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस एंड व्हाई। तो जो रिमूव नहीं होने चाहिए। अगर हम इस ईमेल आईडी को देखें तो यहाँ पर अगर हम ये स्टॉप वर्ड रिमूव कर दें @ और ये जो डॉट है इसको रिमूव कर देंगे तो इस ईमेल आईडी का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ये जो डॉट है और ये @ है, ये वो स्टॉप वर्ड्स है जिनको रिमूव करने से हमारा जो टेक्स्ट है वो मीनिंगलेस हो जाएगा, राइट। तो हमें इनको रिमूव नहीं करना है। तो ये वो स्टॉप वर्ड्स होंगे जिनको रिमूव नहीं करना चाहिए हमें। हाँ, ये 2022 का क्वेश्चन है। Kyra, a beginner in the field of NLP, is trying to understand the process of stemming. Help her filling up the following table suggesting appropriate affixes and stem of the words mentioned there. तो हमें इस टेबल के अंदर affixes और stem words को fill करना है। तो if you see, इसमें जो affix है वो क्या है? वह es, और जब हम इसको रिमूव कर देंगे तो जो हमारे पास stem word मिलेगा वो मिलेगा try, right? नाउ लर्निंग में अफिक्स है ing, और इसको रिमूव करने के बाद जो हमारे पास स्टेम वर्ड मिलेगा वो मिलेगा लर्न, राइट। सो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग पिक्चर व्हिच डिपिक्ट्स वन ऑफ द प्रोसेसेस ऑन NLP. ऑल्सो मेंशन द पर्पस व्हिच विल बी अचीव्ड बाय दिस प्रोसेस। तो अगर हम इस पिक्चर को देखें तो इसमें डिफरेंट केस में हेलो है एंड देन नीचे स्मॉल केस में हेलो दिया हुआ है। अगर आपको याद हो NLP में जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है उसके अंदर एक स्टेप होता है कॉमन केस, जिसमें हम सभी टोकन्स को सिमिलर केस में कन्वर्ट करते हैं, राइट। और हम नॉर्मली स्मॉल केस में ही कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर उसी प्रोसेस को दिखाया गया है। तो वी कैन से हियर दिस इज द कॉमन केस स्टेप ऑफ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इन NLP। और इसका पर्पस क्या होता है? इसकी वजह से कंप्यूटर्स इन सभी वर्ड्स को सेम वर्ड ही कंसिडर करता है, राइट। कंप्यूटर विल नॉट टेक ऑल ऑफ दीज वर्ड्स एज डिफरेंट वर्ड्स। नाउ ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। We human beings can read, write and understand many languages, but computers can understand only machine language. Do you think we might face any challenges if we try to teach computers how to understand and interact in human languages? तो हमें यहाँ पर जो
चैलेंजेस फेस करते हैं while मेकिंग कंप्यूटर अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेजेस, तो हमें उन चैलेंजेस को एक्सप्लेन करना है। इफ यू रिमेम्बर, यहाँ पर एक तो सिंटेक्स एंड सेमेंटिक्स का चैलेंज आता है, राइट, जिसमें अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स में थोड़ा सा भी चेंज होने से का जो सेमेंटिक है उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, राइट। और दूसरा क्या था, मल्टीपल मीनिंग, यानी एक ही वर्ड के डिफरेंट मीनिंग कन्वे होते हैं सेंटेंसेस में, तो वो भी एक चैलेंज है। थर्ड था आपका कि जो सिंटेक्स है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है, परफेक्ट सिंटेक्स होता है, बट कभी कभी वो जो सेंटेंस है कोई भी मीनिंग कन्वे नहीं करता, राइट। तो ये सभी चैलेंजेस आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं इस क्वेश्चन में। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। नाउ ये 2024 का क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें 2 डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं एंड वी हैव टू इम्प्लीमेंट ऑल द 4 स्टेप्स ऑफ बैग ऑफ वर्ड्स एल्गोरिथम टू क्रिएट डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल, राइट। और हर स्टेप को का जो भी आउटकम है वो हमें डिपिक्ट करना है, राइट। तो बैग ऑफ वर्ड्स एल्गोरिथम में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो है नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, पहले तो सेंटेंस में डिवाइड करते हैं, बट यहाँ पर डॉक्यूमेंट में सिर्फ सिंगल सेंटेंस दिया हुआ है। दूसरा, हम टोकन्स में डिवाइड करते हैं, राइट। और थर्ड, हम टोकन्स रिमूव करते हैं। तो ये हमारा जो कॉर्पस है बहुत स्मॉल है, इसमें हम जो स्टॉप वर्ड्स हैं आर और ऑफ, इनको रिमूव नहीं करेंगे क्योंकि स्मॉल कॉर्पस के अंदर एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट, राइट, एवरी टोकन इज इंपॉर्टेंट। तो हम ये जो आर, ऑफ, इज, ए है, इन टोकन्स को रिमूव नहीं करेंगे। एंड फोर्थ स्टेप में हम कॉमन केस में कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो डॉक्यूमेंट D1 है उसके टोकन्स होंगे ML, हम स्मॉल केस में कन्वर्ट कर देंगे, एंड DL, ऑफ और AI, राइट। और डॉक्यूमेंट जो D2 है इसके होंगे DL, S, A, राइट। सो नॉर्मलाइजेशन के बाद हमें दोनों डॉक्यूमेंट्स में ये टोकन्स मिलेंगे। नाउ सेकंड स्टेप क्या होता है, हमें वोकैबुलरी क्रिएट करनी होती है, राइट, डिक्शनरी क्रिएट करनी होती है। तो डिक्शनरी में हम होल कॉर्पस के अंदर जितने भी यूनिक वर्ड्स हैं उनको लेते हैं। तो ये डिक्शनरी क्रिएट होगी सेकंड स्टेप के बाद। नाउ थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल बनाते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल में हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे यूनिक वर्ड्स है जो हमें सेकंड स्टेज पे मिले उन सबको एक टेबल में लिखते हैं। ना हमने ये टेबल क्रिएट कर लिया, अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन से वर्ड हैं जो डॉक्यूमेंट 1 में अपीयर हुए हैं और कितनी बार अपीयर हुए, वो हमें मेंशन करना है। तो पहले यहाँ पर डॉक्यूमेंट D1 लिखेंगे यहाँ पर। और ML जो वर्ड है डॉक्यूमेंट 1 में एक बार अपीयर हुआ है, एंड भी हुआ है, DL, R, पार्ट भी एक बार हुआ है, ऑफ भी एक बार है, AI भी एक बार है। बाकी के जो तीनों वर्ड्स हैं वो प्रेजेंट नहीं है तो हम 0 मेंशन करेंगे, राइट। तो दिस इज अवर थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में हम सेम वेक्टर टेबल डॉक्यूमेंट 2 के लिए भी प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट 2 लिखेंगे। ML एक बार अपीयर हुआ है, एंड नहीं है, 0। TL भी एक बार अपीयर हुआ है, ये वर्ड्स इस डॉक्यूमेंट में नहीं है। नाउ जो इज है ये प्रेजेंट है, ए भी प्रेजेंट है, सबसेट भी प्रेजेंट है, राइट। तो दिस इज अवर डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल, राइट। तो 4 स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद हमें ये रिजल्ट मिलेगा। तो ये चारों स्टेप्स को आपको करके दिखाना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ इस क्वेश्चन में भी अगेन हमें डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल बनानी है, चारों स्टेप्स को आपको दिखाना है, राइट। नाउ ये क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करके देखना है। ये क्वेश्चन भी अगेन बैग ऑफ वर्ड्स से है, इसमें भी हमें बैग ऑफ वर्ड्स के चारों स्टेप शो करने हैं, तो ये भी आप इजिली कर सकते हो। Now this is the last question. That's it for today. I'll see you in the next video with some new chapter.